जी बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वैल्यू एडेड मेथड के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस को लिया था और आज हम इस क्लास में एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसी सीरीज में एक क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, जहां आपसे ये कहा गया है कैलकुलेट करें NVA एट FC। कैलकुलेट करना है NVA एट FC। So before calculating the NVA at FC, first of all we are calculating GVA at MP, gross value addition at market price। फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट कितना क्या है। देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं, हमने पूरी ट्रांजैक्शंस पर्टिकुलर्स को स्टडी किया तो कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया था। सेकंड हम क्या देखेंगे, फिर सेल्स। सेल्स हमें दिया है 1000 तो लिख देंगे 1000 का सेल्स है, प्लस सेल्फ कंजप्शन कहीं दिया है क्या, ये दिया हुआ है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। जो प्रोडक्शन किया किसके लिए, फॉर सेल्फ कंजप्शन, तो सेल्फ कंजप्शन ऐड हो जाएगा 120 का। नेक्स्ट देखते हैं कहीं स्टॉक लिखा है क्या। अब यहां इसने ये कहा है डिक्रीज इन स्टॉक। क्या है, डिक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक गिर गया, एक स्टॉक डिक्रीज हो गया तो ये बच्चों माइनस का 70 हो जाएगा। अगर स्टॉक बढ़ता तो एज इट इज ऐड हो जाता, बट वेन एवर द स्टॉक्स आर डिक्रीज तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखते हैं कहीं भी हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है या नहीं। तो इसने हमें दिया है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या दिया है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, हमने जितने का रॉ मटेरियल परचेज किया वो कितना है, 300। और भी कुछ दिया है क्या, आपको यहां पर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब ध्यान दें मैंने आपको पढ़ाया था इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर एंड फाइनल एक्सपेंडिचर। तो whenever the electricity charges is paid by the firm, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं तो फर्म ने ही पेड किए होंगे, तो कोई भी बिल या फीस की पेमेंट करते हैं तो वो इंटरमीडिएटरी एक्सपेंडिचर होते हैं, इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं। सो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी कितनी, 50। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आपका हो जाएगा 1000 प्लस 120 माइनस 70 माइनस 350। अब आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं ये 300 में 50 क्यों ऐड हुआ है। 300 इज द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, रॉ मटेरियल इज एन इंटरमीडिएटरी एक्सपेंडिचर और ए इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेम एज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी आपके क्या होंगे, एक तरीके का इंटरमीडिएटरी कॉस्ट ही है। चार्जेस, बिल, फीस अगर आप किसी एडवोकेट लॉयर की पे कर रहे हैं तो वो भी इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, तो अल्टीमेटली ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड होकर ये क्या हो जाएगा 350, तो 270 सॉरी 70 एंड 350 दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएगा 1120 माइनस कितना हो जाएगा ये 420। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 700। ठीक है, कितना आ जाएगा 700 करोड़। हमें क्या मिल गया, GVA एट MP की वैल्यू कितना आ गया 700 करोड़। अब बेटा हम इसमें से क्या कर देंगे, ग्रोस में से अगर डैप को माइनस कर दें तो क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ जाएगा NVA एट MP। देखिए डैप है क्या कहीं, डैप क्या हमें दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हमें दी हुई है, सब्सिडीज हैं हमारे पास, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ चलिए अभी बात करेंगे इसकी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, इनकम टैक्स है, एक्सपोर्ट्स हैं और परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, डिक्रीज इन स्टॉक है। मींस हमारे पास डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ, जब नहीं दिया जाएगा तो जीरो कंसिडर करेंगे। तो ये भी कितना आ जाएगा NVA एट MP। अब हमें यहां से माइनस करना पड़ेगा NIT
और एनआईटी क्या होता है? आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज, इसको आप माइनस करेंगे तो देखिए आईटी कितने का है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके हैं 70 के। देखिए बेटा, एक तो शब्द होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक होता है इनकम टैक्स। इन दोनों शब्दों के बीच का डिफरेंस अभी थोड़ा सा बताऊंगा, और मैंने आपको कहा था टैक्सेस की कंप्लीट डिस्कशन गवर्नमेंट बजट चैप्टर में हो जाएगा। ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये कौन सा टैक्स होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और इनकम टैक्स, अभी के लिए आप सिर्फ इतनी सी बात याद कर लो, इनकम टैक्स या फिर आपका वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये दोनों के दोनों जो टैक्सेस हैं ये दोनों डायरेक्ट टैक्स होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्स कहीं भी इंक्लूड नहीं होते, तो इनकम टैक्स का कोई लॉजिक ही यहां नहीं होगा। अच्छा, बच्चों में एक और भी कंफ्यूजन आ जाता है, वो क्या कि सर कॉरपोरेशन टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या एक है? देखो बेटा, कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है? कॉरपोरेशन टैक्स मतलब कि कोई कॉरपोरेट हाउस देता है। किस में से देता है? वो कॉरपोरेट हाउस वो अपनी अर्निंग्स में से देता है, जो उसका प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से देता है। तो इसीलिए कॉरपोरेट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा है। और प्रॉफिट जो कौन अर्न कर रहा है? एंटरप्रेन्योर अर्न कर रहा है, बदले में वो कोई फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। दैट्स व्हाई कॉरपोरेशन टैक्स इंक्लूड होता है एंड इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये जो कॉरपोरेशन टैक्स है ये सिर्फ इसलिए इंक्लूड हो रहा है क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा प्रॉफिट में से निकाल कर दे रहे हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, और जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है ये किसका हिस्सा होगा? ये आईटी का हिस्सा होगा, माइनस सब्सिडीज। माइनस सब्सिडीज मींस 70 माइनस 40, तो 70 माइनस 40, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस में 30 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस में 30 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? -30, तो वैल्यू आ जाएगा 670 करोड़, 670 करोड़। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें 3 चीजें निकालनी है। क्वेश्चन आप करेंगे, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने वाला हूं। देखिएगा क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, नॉट वैल्यू एडिशन। क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए फटाफट से आप सभी। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से बताएं कि सर वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक। तो देखिए कहीं पर क्या हमें यहां पर सेल्स दी गई हैं क्या? क्या कहीं पर सेल्स दी गई हैं क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमें सेल्स दे रखी हैं। हमें दिया है परचेजेस, चलो ये तो परचेजेस है, बाद में इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम देखें तो हमें इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, इंपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स, रिप्लेसमेंट पावर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कहीं भी सेल्स नहीं दी है। सेल्स नहीं दी है तो फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है? नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा हो जाता है डोमेस्टिक सेल्स। क्या हो जाता है? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक। तो डोमेस्टिक सेल्स आपको दे रखी है 1200, तो डायरेक्ट आप इसे कितना लिखते हैं? 1200 प्लस क्या कहीं आपको एक्सपोर्ट्स दिए हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल एक्सपोर्ट दिए हैं, कितना? 200, तो 200 ये ऐड कर दो। सेल्फ कंजप्शन दिया है क्या? ये रहे गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन के लिए कितने गुड्स यूज किए? 10 के, प्लस कहीं पर स्टॉक दिया गया है क्या? सब्सिडीज, गुड्स, इंपोर्ट, स्टॉक है क्या? बिल्कुल ये रहा। इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक ही हम लेते हैं, तो ये 60। तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 270, तो ये आ जाएगा 1470 करोड़ में वैल्यू है तो करोड़ आ जाएगा। ये तो आ गई वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू। इसके बाद सेकंड नंबर पे इसी क्वेश्चन में इसने क्या निकालने के लिए कहा है? इसने कहा है आईसी भी निकाल कर बताएं। क्या बताएं? आईसी भी बताएं।
अब इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है? इंटरमीडिएट कॉस्ट या तो आपको डायरेक्ट दी जाएगी, और जब नहीं दी जाती तो आप कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं परचेजेस फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। भैया आप परचेज कहां से करोगे? एक तो डोमेस्टिक मार्केट से करोगे, और प्लस क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे। देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट से आपने कितने का परचेज किया है रॉ मटेरियल? 400 का। तो लिख दो बेटा, डोमेस्टिक मार्केट से कितना परचेज किया? 400 प्लस, और हमें क्या दिया है? इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इंपोर्ट कितने का किया? 120 का। तो इंपोर्ट भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और हमें क्या दिया? डोमेस्टिक फिक्स नहीं आएगा। पावर चार्जेस। पावर चार्जेस एक तरीके के फिर से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं क्या? ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट आया है इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। अब एक बात बताओ बेटा, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ, एक तो है मशीनरी और एक है मशीनरीज, दोनों वर्ड में डिफरेंस समझिए। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी और इंपोर्ट ऑफ मशीनरीज। आपने कोई मशीन इंपोर्ट की, तो अल्टीमेटली जब आप एक कोई मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप किस लिए इंपोर्ट कर रहे होंगे? आप उस मशीन को इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर सेल्फ कंजप्शन, अपनी खुद की कंजप्शन के लिए। आपने जापान से, चाइना से कोई मशीन लिया, फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट है, फाइनल है, तो आप इन सबको ऐड कर देंगे। 400 प्लस 120 प्लस 20, तो ये आपका हो जाएगा 540। क्या आ जाएगा? 540 करोड़। मैं फिर एक बार से रिपीट कर देता हूं, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होती है? परचेजेस ऑफ डोमेस्टिक, परचेजेस गुड्स फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट एंड परचेजेस गुड्स फ्रॉम फॉरेन मार्केट, जिसको आप इंपोर्ट का नाम दे देते हैं। इन दोनों को ऐड किया, प्लस इसमें पावर चार्जेस भी आपको दिए थे। पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के जो आपने चार्जेस पे किए, आपने जो चार्जेस बियर किए, उनको भी आप क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये आपकी एक तरीके की इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है। देखिए मैंने क्वेश्चन आपको ही कहा था करने के लिए, लेकिन मैंने करा दिया उसके साथ ही। अब आपका छोटा सा काम यहाँ ये रहेगा, देखो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आईसी को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? GVA एट MP। देन आप कैलकुलेट करेंगे NVA एट FC। ये आज आपका होमवर्क है, और मैं देखता हूं कि आप सब बच्चे कमेंट करके या मुझे मैसेज करके पर्सनली अपना क्वेश्चन का आंसर जरूर भेजेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, जिससे कि ये बात क्लियरिफाई हो सके कि बिल्कुल आप लोग सही चल रहे हैं या नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये थोड़े कुछ अलग एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन बेहद आसान होंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को जैसे मैं आपको करा रहा हूं आप वैसे करें तो बेहद आसान आपको ये क्वेश्चन लगने वाले हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आपको लगेगा कि बहुत कुछ हार्ड है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्म ए सेल्स टू फर्म बी। फर्म ए और बी की कहानी है। फॉर 70 फॉर प्राइवेट कंजप्शन, फुल स्टॉप। फर्म बी की कुछ कहानी है और फर्म सी की कुछ कहानी है। इसने कहा वैल्यू एडेड निकालिए फर्म ए का, फर्म बी का और फर्म सी का। चलिए इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, एक तरफ लिख लें फर्म। कितनी फर्म दी है? 3 फर्म दी हैं, ए बी एंड सी। और आप सभी को पता है अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम माइनस कर दें, क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर दें क्या? इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी? GVA एट MP की आ जाएगी, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें। चलिए सबसे पहले फर्म ए की अब मैं बात करता हूं। यहां पर हम किसकी बात करते हैं? फर्म ए की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? फर्म ए की बात करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी हो जाएगा चीजों को लेकर, तो जिससे और क्लियरिटी मिले कॉन्सेप्ट में।
चलिए बेटा समझिएगा बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को। सबसे पहली लाइन पढ़िए, फर्म ए सेल्स टू फर्म बी। फर्म ए ने किसको बेचा? फर्म बी को बेचा। कितने में? 50 करोड़ में। एंड 470 करोड़ टू प्राइवेट कंजप्शन मींस सेल्फ कंजप्शन। दो बातें दी हैं फर्म ए के बारे में। अब फर्म ए, अगर हमें जीवीए निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, यहां नहीं दिया। फिर क्या होता है? सेल्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक माइनस आईसी, वो भी यहां नहीं दिया। फिर क्या होता है? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक माइनस आईसी, वो भी यहां नहीं दिया। फिर क्या होता है? सेल्स टू फर्म, सेल्स टू फर्म। और इसी के साथ हमें क्या दिया है? इसी के साथ हमें क्या दिया है? सेल्स टू फर्म के साथ हमें सेल्स टू फर्म के साथ यहां पर इसने दिया है प्राइवेट कंजप्शन। क्या दिया है? प्राइवेट कंजप्शन। ठीक है, प्राइवेट कंजप्शन हमें दिया है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, हमें दिया गया है सेल्स टू बी, सेल्स टू बी। आपने बी को सेल किया, कितने में सेल किया? बी को आपने सेल किया 50 में, तो यहां पर आप 50 लिखते हैं। नेक्स्ट 70 करोड़ टू प्राइवेट कंजप्शन। प्राइवेट कंजप्शन मींस आपने सेल किया फॉर प्राइवेट। प्राइवेट कंजप्शन का मतलब होता है एक तरीके से आपने हाउस होल्ड्स को दिया। ठीक है, आपने किसको दे दिया? हाउस होल्ड्स को। प्राइवेट कंजप्शन कौन करते हैं? हाउस होल्ड्स करते हैं, गवर्नमेंट करती है। तो ये भी यहीं ऐड हो जाएगा, प्लस सेल्स टू प्राइवेट कंजप्शन। प्राइवेट कंजप्शन को कितना? 70। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब हमें देखना है कहीं बी की ए की परचेजेस दी हैं क्या? फर्म बी सेल्स फॉर ₹80 करोड़ टू सी। ठीक है, फर्म सी सेल्स ऑफ ₹1000 टू प्राइवेट कंजप्शन। मतलब हमारे को कहीं भी इंटरमीडिएट कंजप्शन इसकी नहीं दी, मतलब कि इसका वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है? वैल्यू ऑफ इनपुट कितना दिया है? 0। कितना दिया है? 0। तो आप करेंगे इन दोनों का टोटल तो कितना आ जाएगा? 120 माइनस का 0 तो कितना आ जाएगा? जीवीए फर्म ए का 120 आ जाएगा। बेहद आसान है। अब फर्म बी की बात कर लेते हैं। फर्म बी सेल्स ऑफ ₹80 करोड़ टू सी। तो आप यहां पर लिखेंगे सेल्स टू सी। हमने सी को कितने में सेल ऑफ किया? 80 करोड़ में। ठीक है, सी को कितने में सेल किया? 80 करोड़ में। बी की परचेजेस कहीं दी थी क्या? ये दी हुई, देखो बेटा पढ़ो इस लाइन को। फर्म ए सेल्स टू फर्म बी 50 करोड़। फर्म ए ने बी को कितने में बेचा? 50 करोड़ में। तो परचेजेस फ्रॉम ए, इसने कितने में खरीदा? परचेजेस फ्रॉम ए से कितने में खरीदा? 50 करोड़ में। तो 80 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा? 30 करोड़। नेक्स्ट फर्म सी की बात करते हैं। सी ने सिर्फ क्या किया है? सेल किया है प्राइवेट कंजप्शन को। तो आप यहां पर लिख देंगे सेल टू प्राइवेट कंजप्शन। प्राइवेट कंजप्शन में आपने सेल किया कितना? 100 किया। परचेजेस कहीं दी थी क्या? बिल्कुल, देखो दी हुई थी, ये रही। अगर सेल बी ने सी को किया तो सी ने परचेज किया है। परचेज फ्रॉम सी आपने, सॉरी परचेज फ्रॉम बी आएगा। परचेज फ्रॉम बी, बी से आपने परचेज किया कितने में? 80 में। तो यहां पर ये आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20 करोड़। तो इसने कहा था कि आप कैलकुलेट करें वैल्यू एडेड बाय फर्म ए बी सी। तो ए का वैल्यू एडेड 120 करोड़, बी का 30 करोड़ एंड सी का 20 करोड़। सी का कितना है? 20 करोड़। यही अगर आपसे पूछ ले कि आप जीडीपी बताओ कितना आएगा, तो आपको सबको पता है बेटा जीडीपी क्या होता है? इट इज द समीशन ऑफ जीवीए एट एमपी। तो आप क्या करेंगे? जीवीए एट एमपी इन तीनों का सम कर देंगे। तो 120 प्लस 30 150 प्लस 20 170 करोड़। अगर आपसे जीडीपी पूछे तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो थोड़ा सा एडवांस था, सिर्फ थोड़ा सा एडवांस था। मैं एक और क्वेश्चन आपको भी कराऊंगा और वो क्वेश्चन हल्का सा और एडवांस होगा, लेकिन अगर आप प्रोसेस के थ्रू चलेंगे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। जैसा इस क्वेश्चन में इसने कहा था, फर्म ए ने सेल किया बी को,
कितने में? 50 करोड़ में। इसके बाद प्राइवेट कंजप्शन 70 करोड़ थी, वैल्यू ऑफ इनपुट 0 दिया था। तो जिस तरीके से इसने कहा उस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे थोड़ा सा एडवांस भी है, अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आई होप अब इसके बाद फिर सारे क्वेश्चन आपको बेहद इजी लगने शुरू हो जाएंगे, आपको बहुत इजी लगेंगे आगे के क्वेश्चन। तो आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को, मैं आपको एक ये क्वेश्चन और इसके बाद एक और भी क्वेश्चन कराऊंगा। चलो ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया। फर्म ए बायज from X input worth rupees 500 crore and sale to firm B worth rupees 1000 crore and to C 70 crore। फर्म ए ने कोई X इनपुट खरीदा, मान लो फर्म ए ने वीट खरीदे और उन वीट के ऊपर प्रोडक्शन करके उन वीट का फ्लोर बनाकर फर्म बी को बेच दिया 1000 में और सी को बेच दिया 700 करोड़ में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सारी बातें क्लियर हैं यहां तक सर। अब इसके बाद फर्म बी बायज वाई इनपुट वर्थ रुपीज 200 करोड़। फर्म बी ने कोई वाई इनपुट परचेज किया एंड सेल कर दिया सी को कितने में? 150 करोड़ में। एंड फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज 2000 करोड़ टू हाउस होल्ड, मतलब उसमें से उसने 1500 में सी को बेचा और हाउस होल्ड को कितने बेच दिए? 2000 में। आगे फर्म सी ने कोई जेड इनपुट बाय किया, 150 में उसने बाय किया, सेल कर दिए फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज 4150 करोड़ के हाउस होल्ड को। तो कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, बी एंड सी और जीडीपी एट एमपी। तो क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्या करो, एक सीधी लाइन खींचो, है ना, फिर एक स्टैंडिंग लाइन खींचो। चलो एक साइड तो आ जाएंगी बेटा हमारी फॉर्म्स, यहां पर तो हम लिख देंगे फॉर्म्स। 3 फॉर्म है ना, फॉर्म ए, फॉर्म बी एंड फॉर्म सी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड लास्ट में GVA एट MP, इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, चलो यहां इनकी वैल्यूज के लिए एक लाइन डाल देते हैं अपने, हम इनकी वैल्यूज लिख। चलिए सबसे पहले फर्म ए बायज इनपुट ऑफ 500 करोड़, इसकी तो बात बाद में कर लेंगे। इसने बाय किया, पहले सेल्स देखते हैं। सेल्स किसको किया? फर्म बी को। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिख देते हैं? सेल्स टू बी। बी को कितने में सेल किया? 1000 में, प्लस सेल्स टू सी, और सी को कितने में किया? 700 में। ठीक है, आगे पढ़िए। प्लस साथ में इसने ये कहा कि जो 500 करोड़ के थे, 500 करोड़ के उसने परचेज किए। तो यहां पे लिखते हैं परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बायज फ्रॉम एक्स इनपुट। ठीक है, परचेजेस फ्रॉम एक्स कितने का? 500 का। 500 की परचेज थी, ये दोनों सेल थी। तो 1000 प्लस 700 कितना हो जाएगा? 1700, माइनस का 500 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1200। इजी, आगे पढ़िए। फुल स्टॉप के बाद फर्म बी बाय, फर्म बी ने क्या किया? बाय किया वाई इनपुट को। क्या किया? बाय किया
किसको, y इनपुट को कितने में बाय किया, 200 करोड़ में, अभी बात कर लेंगे आगे इसके बारे में। एंड सेल टू सी, और सी को बेच दिया। अब बेटा जब सी को सेल ऑफ किया है तो अल्टीमेटली पहले हम सेल लिख लेते हैं, सेल्स टू सी, क्या लिख लेते हैं, सेल्स टू सी, कितने में है 1500, लिख दो यहां पर, सेल्स टू सी 1500, एंड फिनिश गुड्स वर्थ रुपीज एंड सेल्स टू हाउस होल्ड, प्लस क्या लिख देंगे, सेल्स टू हाउस होल्ड कितने में, 2000 में। इसके बाद यहां पर आ जाएगा परचेजेस फ्रॉम वाई, वाई से कितने में परचेज किया था, 200 में, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, परचेजेस फ्रॉम फर्म। नेक्स्ट ये बताओ, इसने बी ने, ध्यान दो, बी ने ये तो खरीदा है वाई इनपुट, ये तो वाई इनपुट खरीदा है, इसने बी ने एक्स इनपुट भी तो खरीद रखा है बेटा। सर समझ में नहीं आया क्या बोल दिया आपने, देखो पहली लाइन पढ़ो, फर्म ए बायज फ्रॉम एक्स इनपुट, फर्म ए ने कोई एक्स इनपुट बाय किया और जिसको बाय करने के बाद उसने बी को बेचा, तो बी को बेचा क्या होगा, एक्स इनपुट ही बेचा होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो अल्टीमेटली अब अगली लाइन पढ़ें, फर्म बी बायज फ्रॉम वाई इनपुट, फर्म बी ने वाई इनपुट बाय किया, तो जो वाई इनपुट बाय किया वो किसको बेचा, सी को बेचा, और किसको बेच दिया, हाउस होल्ड्स को सेल ऑफ कर दिया। तो फर्म बी ने 1000 का ये एक्स इनपुट भी तो परचेज किया हुआ था, ये वाला जो ए ने सेल किया तो बी ने परचेज किया, तो यहां पर ये भी आएगा परचेजेस फ्रॉम ए कितना, 1000, तो 2000 प्लस 15 3500, ये आपका आ जाएगा 2300, ठीक है, कितना आ जाएगा 2300। नेक्स्ट देखिए थर्ड, आगे फुल स्टॉप के बाद, फर्म सी बायज जेड इनपुट, फर्म सी ने कोई जेड इनपुट बाय किया, फर्म सी ने कोई जेड इनपुट बाय किया। अब आप ऊपर की दोनों लाइन से एक बात और समझे होंगे बेटा यहां पर, कि फर्म सी ने ऑलरेडी एक्स और वाई इनपुट भी बाय किए हैं, फर्म सी ने ऑलरेडी एक्स और वाई इनपुट भी बाय किए हैं। देखो ये रहा, फर्म सी ने एक्स इनपुट किससे खरीदा, फर्म सी ने एक्स इनपुट खरीदा था आपके ए से, और फर्म सी ने एक्स इनपुट के बाद वाई इनपुट किससे खरीदा, बी से, ये लिखा हुआ है सेल टू सी वर्थ रुपीज 15 करोड़, 15 करोड़ का क्या खरीदा है, वाई इनपुट। तो सी ने एक्स इनपुट ए से खरीदा, वाई इनपुट बी से खरीदा, और जेड इनपुट हमें नहीं पता किससे खरीदा, बट खरीदा, ठीक है। चलो, और आगे सेल कर दिया 4150 में, तो आप यहां पर लिख देंगे सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू हाउस होल्ड 4150। आगे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, परचेजेस फ्रॉम ए, अगर ए से परचेज की बात करें तो 700 में, देन परचेजेस फ्रॉम बी, बी से 1500 में, एंड लास्ट क्या आएगा, परचेजेस फ्रॉम जेड, जेड का कितने में 150, कितने में 150। इन सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 700, 15 प्लस 700 2200, 15 प्लस 7 22, 23 2350, 2350 आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1800, 18 करोड़, कितना आ जाएगा 18 करोड़, ठीक है। क्लियर होगा आप सबको, ये कितना आ जाएगा 18 करोड़। अब आगे इसने क्वेश्चन में एक बात और कही थी कि जीडीपी एट एमपी भी बताइए, तो जीडीपी एट एमपी तो बड़ा आसान है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंपल वैल्यू एडेड, इरेजर ले आते हैं एक बार, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म ए का वैल्यू एडेड कितना था 1200, सेम फर्म बी का कितना था 2300, नेक्स्ट फर्म सी का कितना था 1800, तीनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5300, और 5300 क्या होगा हमारा बच्चों, जीडीपी एट एमपी, बिकॉज वी ऑल नो
summation of GVA at MP is exactly equivalent to the GDP at MP. GVA at MP किसके इक्वल होता है? समीशन GDP at MP के। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ और थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपके लिए बढ़ाया गया है क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में खाली जीवीए या जीडीपी नहीं पूछा गया है, एक और टर्म बढ़ा दी है यहाँ पर, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन को समझेंगे, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, उस क्वेश्चन को आप सेल्फली अटेम्प्ट करेंगे। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इन एन इकोनॉमी द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। फर्म ए सेल्स worth of rupees 20 crore to B, 30 crore to C and 40 crore to household, and 10 crore remain unsold. Value of input of firm A assumed to be 0. B, C, D, मतलब कि इस बार 4 फर्म दी हैं। इस बार हमें कितनी फर्म्स दी हैं? 4 फर्म्स दी हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 की जगह हमें 5 फर्म्स दे, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम आराम से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक तरफ लिख लेते हैं सबसे पहले हम फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी एंड फर्म डी। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट लिखते हैं हम आईसी एंड लास्ट में जीवीए एट एमपी। चलिए बेटा समझिए। फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं फर्म ए की। रेड इंक मैंने ले लिया है और रेड इंक से लिखेंगे। फर्म ए सेल टू गुड्स ऑफ रुपीज 20 करोड़ टू बी। तो यहां पर हम सिंपली लिखते हैं सेल्स टू बी। बी को सेल किया, कितने में सेल किया? 20। इसके बाद दिया है सेल्स टू सी। सेल्स टू सी, सी को कितने में किया? 30। एंड 40 करोड़ ऑफ टू हाउस होल्ड। तो यहां पर क्या लिख देंगे? सेल्स टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को कितने में सेल ऑफ किया? हाउस होल्ड को सेल ऑफ किया बेटा कितने में? 40 करोड़ में। तो आप सबको पता है फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स टू फर्म, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस सेल्फ कंजप्शन प्लस स्टॉक। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे इसने क्या कहा कि 10 करोड़ के अनसोल्ड रह गए, तो इसका मतलब स्टॉक हमें दे दिया अनसोल्ड स्टॉक। ये अनसोल्ड लिखा है, चलिए दोबारा ये लिख देता हूं, ये अनसोल्ड है। यहां पर क्या दिया है बेटा? ये अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक कितने का दिया है? 10 का। ये सब प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कहा? वैल्यू ऑफ इनपुट कितना है? 0। इसने कहा ना वैल्यू ऑफ इनपुट ऑफ फर्म ए इज एज्यूम टू बी 0। तो क्लियरली इसने बोल ही दिया, हमें कहीं देखने की ही जरूरत नहीं है। तो इसने क्या कहा? वैल्यू ऑफ इनपुट कितने का है? 0। तो ये आप ऐड करो, 20 प्लस 30 50 प्लस 40 90 प्लस 10 100 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात आप सबको क्लियर होगी। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा सब बच्चों को कि वैल्यू एडेड बाय फर्म ए हमने कैसे कैलकुलेट किया, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कैसे कैलकुलेट किया। अब आगे देखिए फर्म बी की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात कर लेते हैं? फर्म बी, ठीक है। तो देखिएगा फर्म बी, ये फर्म ए की बात हुई है। अब बात करते हैं फर्म बी की। देखो बेटा, फर्म बी सेल्स ऑफ हिज आउटपुट वर्थ रुपीज 40 करोड़ टू सी। तो यहां पर लिख दो सेल्स टू सी। सेल्स टू सी, सी को कितने में सेल किया? सेल्स टू सी कितना है? 40 करोड़, कॉमा 60 करोड़ टू डी। तो यहां पर आप लिख दो नेक्स्ट सेल्स टू डी कितना है? सेल्स टू डी 50 करोड़। नेक्स्ट
एक मिनट बेटा, गलत हो गया शायद कुछ, 40 करोड़ टू सी एंड 60 करोड़ टू डी, ये 50 यहाँ पर गलत लिखा गया, बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया। ये यहाँ पर 50 क्या लिखा गया है, गलती से लिखा गया है। ये यहाँ पर कितना आएगा, 60 करोड़ आएगा। चलिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं 60 करोड़। इसने कहा 60 करोड़ टू डी, डी को कितने में सेल ऑफ किया, 60 करोड़। आगे, एंड 50 करोड़ टू फाइनल कंजप्शन, और 50 करोड़ की क्या की, फाइनल कंजप्शन। तो फाइनल कंजप्शन कौन करते हैं, हाउस होल्ड, और गवर्नमेंट ही करती है, तो कंजप्शन गवर्नमेंट करती है, तो यहाँ सॉरी हाउस होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं सेल्स टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को कितने में सेल्ड ऑफ किया, 50 करोड़ में। अब यहां पर हम लिखते हैं परचेज। अब इसने परचेज, देखिए इस लाइन में क्या बी की कोई परचेज की इंफॉर्मेशन थी, आप कहेंगे सर कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, बट इससे ऊपर वाली लाइन में पढ़ो, ए सेल्स गुड्स ऑफ ₹20 करोड़ टू बी, ए ने कितने में बेचा, 20 करोड़ में, तो बी ने कितने में खरीदा, 20 करोड़ में। तो यहां पर लिख दो परचेजेस फ्रॉम ए, कितने में, 20 करोड़। तो आप इसे करोगे तो कितना हो जाएगा, 100, 150 माइनस 20, 130 करोड़। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, यहां तक की बात क्लियर है। तो इसका मतलब यहां तक के क्वेश्चन में आप सबको एक बात क्लियर हो गई। मैं इस पार्ट को अभी इरेज कर दूंगा बेटा, कि फर्म ए, जो फर्म ए है, फर्म ए का जीवीए कितना आया है, 100 आया है। फर्म बी का जीवीए कितना आया है, 130 आया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा आपके लिए इरेज कर देता हूं, जिससे कि इसी पेज पर काम हो जाए, नेक्स्ट पेज पर ना जाना पड़े, क्वेश्चन आपके सामने रहे तो आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सके चीजें। इसलिए क्योंकि ये पार्ट आपने या तो नोट कर लिया होगा, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर पहले पूरा क्वेश्चन समझ लें, उसके बाद वीडियो आपके पास ही रहेगी, आप दोबारा से पॉज करके नोट कर सकते हैं। बल्कि मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है, एक बार क्वेश्चन को समझ लो अच्छे से, और फिर आप दोबारा से खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन। फिर अगर प्रॉब्लम आती है तो आपके पास तो वीडियो हमेशा के लिए है, हमेशा मतलब जब तक आपका क्लास 12th चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं फर्म सी के बारे में। अब किसकी बात करते हैं हम, फर्म सी की बात कर लेते हैं बेटा, देखिएगा। फर्म सी सेल हिज आउटपुट वर्थ ₹100 करोड़ टू डी, तो यहां पर लिख देते हैं सिंपल, सेल्स टू डी, डी को कितने में, 100 करोड़ में, एंड ₹100 करोड़ टू हाउस होल्ड, और सेल किसको कर दिया, सेल्स टू हाउस होल्ड, कितने में, 100 करोड़ में, प्लस एंड एक्सपोर्ट वर्थ ₹100 करोड़, प्लस एक्सपोर्ट्स भी कर दिया। तो आप सभी को पता है फॉर्मूला तो यही होता है हमारा, क्या, सेल्स टू फर्म, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू हाउस होल्ड, प्लस एक्सपोर्ट, प्लस सेल्फ कंजप्शन, प्लस स्टॉक। तो देखते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट्स दिए हैं कितने के, 100 करोड़, तो ये 100 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया यहाँ पर, 100। अब परचेजेस, परचेजेस की कोई इंफॉर्मेशन इस लाइन में नहीं थी, बट यहां दिया हुआ है। बी से परचेज किया 40 करोड़ में, और ए से परचेज किया 30 करोड़ में, तो यहां पर लिख देते हैं परचेजेस फ्रॉम ए 30 करोड़ एंड परचेजेस फ्रॉम बी, और बी से कितने में परचेज किया, 40 करोड़, तो कितना हो जाएगा, 70 करोड़। 300 में से 70 आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 230। तो फर्म सी का कितना आ गया, 230 करोड़। ठीक है, अब आगे देखिए लास्ट फर्म डी की बात। इसने कहा फर्म डी सेल्स टू ₹300 करोड़ टू हाउस होल्ड, तो यहां पर लिख दो आप सेल्स टू हाउस होल्ड कितना, 300, एंड 100 करोड़ टू गवर्नमेंट, तो प्लस क्या कर दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट दोनों के ही ऐड हो जाएंगे, सेल्स टू गवर्नमेंट कितना हो जाएगा, 100। परचेजेस देखते हैं अब, देखो डी की परचेज, एक तो डी की परचेज ये रही बेटा, सी से परचेज किया, एक डी ने बी से परचेज किया, ए से कुछ परचेज नहीं किया था, तो यहां पर आ जाएगा परचेजेस फ्रॉम बी एंड परचेजेस फ्रॉम सी। बी से जो परचेज थी वो थी 60 की, और ए से जो परचेज थी वो थी 100 की।
तो ये हो गया 160 इवन 240, ये कितना आ गया 240। तो यहाँ पर आप लिख दें डी ने कितना वैल्यू एडिशन किया 240। यहाँ तक की बात सब बच्चों को क्लियर होगी बहुत अच्छे से। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों से मैंने स्टार्ट किया था और हम लोग बिल्कुल एडवांस तक पहुंच गए। ये बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन था, तो ये यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। मैं बेटा इरेज कर देता हूँ इस पार्ट को, जिससे कि हम आगे क्वेश्चंस का जवाब दे पाए। ठीक है, यहाँ तक आपने ये नोट किया होगा। इसको पार्ट को हमने इरेज कर दिया। देखिए अब बेटा आगे इसने क्या कहा, सबसे पहले इसने कहा था वैल्यू एडेड बाय ईच फर्म, हर एक फर्म का वैल्यू एडेड बताएं। तो आप लास्ट में लिख देंगे वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, वैल्यू एडेड बाय फर्म सी एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म डी। आगे टोटल वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड जो इसने सेकंड क्वेश्चन में कहा है वो क्या कहा है, टोटल वैल्यू एडेड बताना है। क्या बताना है हमें, टोटल वैल्यू एडेड। देखिए टोटल वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, आप इन सबको प्लस कर दो, टोटल वैल्यू एडेड आ जाएगा। मींस इसने पूछा है समीशन ऑफ जीवीए एट एमपी बताइए, तो क्या आएगा 100 प्लस 130 प्लस 230 प्लस 240, आप इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 700 करोड़। कितना आ जाएगा 700 करोड़। थर्ड, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बड़ा इंपॉर्टेंट, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखिए पहली बात तो ये कि इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन करते कौन है। इकोनॉमी के अंदर जो कंजप्शन करते हैं, मैंने आपको बताया था कंजप्शन करते हैं हाउस होल्ड, कंजप्शन करते हैं नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट और कंजप्शन करते हैं गवर्नमेंट। और कंजप्शन कौन करते हैं, गवर्नमेंट। तो देखिए क्या होगा हमारा टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या होगा टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को ना साफ कर लेते हैं, बड़ा गंदा हो गया क्वेश्चन है ना, बहुत सारे पेन चल के क्वेश्चन गंदा हो गया, जिससे आपको टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर समझ में आए। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन मींस कंज्यूमर, और इकोनॉमी में कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करते हैं, इकोनॉमी के अंदर कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट। हाउस होल्ड करते हैं फॉर कंजप्शन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। गवर्नमेंट करती है फॉर गवर्नमेंट किसके लिए करती है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट करते हैं फॉर चैरिटी पर्पस। तो देखिए टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा, सबसे पहली लाइन में पढ़िए, यहाँ भी फर्म का है, फर्म के लिए टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं होता, उसके लिए तो इंटरमीडिएटरी एक्सपेंडिचर होता है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो सबसे पहले तो ये 40 करोड़ जुड़ जाएंगे, ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 40 करोड़ प्लस ये 50 करोड़ के फाइनल कंजप्शन है, ये 50 ऐड हो जाएगा, प्लस 100 करोड़ के यहां पर भी हाउस होल्ड के कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये ऐड हो जाएगा, प्लस 300 के यहां पर है, 300 के यहां पर है, ये ऐड हो जाएगा, प्लस 100 करोड़ के यहां पर है गवर्नमेंट के, ये भी ऐड हो जाएगा। ऐड कर दो बेटा सबको, ये आ जाएगा 59 करोड़, क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट। हाउस होल्ड फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, गवर्नमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस एंड नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर चैरिटी पर्पस। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपके आज डिस्कस किए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप सभी ने अटेम्प्ट करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।